हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन। दोस्तों आज हम करेंगे डीयू में जो एग्ज़ाम हुआ है एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस के लेकर के। तो उसके क्वेश्चन जो आए हुए हैं दोस्तों काफ़ी यूनिक आए हुए हैं। बिल्कुल नेट लेवल का ये एग्ज़ाम है, बल्कि मैं इसको बहुत टफ मान रहा हूँ जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुड़े इतिहास को समझने के लिए सहस्त्राब्दी यानी कि मिलेनियम का उपयोग जो है, मिलेनियरिज्म का उपयोग जो है किस इतिहासकार द्वारा एक अवधारणा के रूप में किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर इसका दिया है संजय सुब्रमण्यम ने इसका यूज़ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। थर्ड आंसर आया है इसका। सेकंड देखिए, हु यूज़ द टर्म यानी कि भारत में राज्य गठन को समझने के लिए सैन्य शूम बाजार शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ये किया है डर्क कोल्फ ने। थोड़ा बारीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। थर्ड देखिए, असरार उस सनादीद की रचना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर दिया है दोस्तों, ये दिया है 19वीं सदी। इम्पोर्टेंट है, आप इनके नाम भी याद करते हुए चलिए, इनके जो रचनाकार हैं उनके भी नाम याद कीजिए। उत्तरी अमेरिकी सीमांत के अध्ययन पर दो इतिहासकारों के कार्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है 1 और 2, यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। थर्ड देखिए, फिफ्थ देखिए, सुमित सरकार की सबाल्टर्न स्टडीज़ की आलोचना में जिसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया सईद सैंड के ओरिएंटलिज्म की आलोचना इसमें शामिल थी। नरेंद्र पांडे की पुस्तक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया जो है, उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो इसके जो आंसर दिया गया है बिगोटेड जुलाहा पर एक अध्ययन है। तो दोस्तों मैंने भी क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक इस टाइप के, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आए हुए हैं। दीपेश चक्रवर्ती की रणजीत गुहा की आलोचना किस कारण की गई है। तो ये देखिए, इसका आंसर देखिए, क्या धार्मिक विश्वास और इतिहास के बीच संबंध को आमंत्रित करता है। तो ये इस टाइप के ऊपर कुछ आलोचना वगैरह की गई है। राव सुब्रमण्यम और सुलमन द्वारा टेक्सचर ऑफ टाइम जो है, ये किस बेसिस पे इसका जो दिया गया है। तो इसका ए और सी राइट आंसर दिया गया है, यानी कि इस तर्क को आमंत्रित करता है कि भारत में पूर्व औपनिवेशिक लेखन जो है ऐतिहासिक थे। और सेकंड दिया गया है राज तरंगिणी की चर्चा को शामिल करता है। तो ये जो है सुब्रमण्यम सुलमन जो है राव, ये टेक्चर ऑफ टाइम यानी कि इन चीज़ों को जो है ये राज तरंगिणी का टाइम इसमें इसने शामिल किया है। कुछ बुक्स वगैरह होगी इनकी। 9 देखिए, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन इन ए स्टडी के अंदर क्या है, किसका अध्ययन है। इसके अंदर अंग्रेजी क्रांति में डिगर रैटर और लेवलर। तो काफ़ी अजीब से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। निम्नलिखित पुस्तक जो ग्रेट डिवाइडेंस इन द हिस्टोरिकल कंपैरिजन कौन से दो क्षेत्रों की एक ऐतिहासिक तुलना है। तो कौन से टू रीजनल हैं वो। तो ऑप्शन देखिए, यूरोप, उत्तरी जो पश्चिमी यूरोप है और पूर्वी एशिया। E.P. थॉमसन की मोरल इकोनॉमी की संकल्पना किस संदर्भ में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में खाद्य दंगों को लेकर। तो थोड़ा दोस्तों ब्रीक से लाइनिंग है, मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है। आर्ट ऑफ नॉट बीइंग गवर्नेड जो पुस्तक है किस विषय पर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दक्षिण पूर्व एशिया में स्टेटेलेस समुदाय के ऊपर। तो काफ़ी यूनिक दिए गए हैं। ली राय लाडूरी के मॉन्टेल्यू ऐतिहासिक स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है, ये करता है फोरनियर का रजिस्टर इनक्विजिशन रिपोर्ट का एक अंक। तो दोस्तों को बेकार से क्वेश्चन है। मिथ और रियलिटी किसने लिखी। मिथ और रियलिटी ये लिखी है दोस्तों डी कोसाम्बी ने। इम्पोर्टेंट है ये, हमारे HPSC वगैरह को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आई है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसी बुक्स हमें नहीं मिलती। कोई भी आप बुक ले लीजिए, उनके अंदर ऐसा नहीं मिलेगा आपको ये बुक्स वगैरह। द मिलेनियल सोवरिजन के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ये है अफजर मोइन। अफजर मोइन। हिंदी में अलग नाम दिए गए हैं और इंग्लिश में कुछ अलग दिया गया है। किस इतिहासकार ने ऐसे नियमों और अधिकारों को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक नियमों को निरूपित करने के लिए
नैतिक अर्थव्यवस्था वाक्यांश का उपयोग किया है, नैतिक अर्थव्यवस्था वाक्यांश का यूज़ किया है, तो ये किया है E.P. थॉम्पसन ने। हिस्टोरियोग्राफी ज़्यादा दी गई है इसके अंदर। फ़ायद उल फ़वाद किन से संबंधित है, तो ये है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन दिया गया। फ़ायद उल फ़वाद जो है रचना है ये शायद फ़ायद उल फ़वाद, इसमें औलिया के वगैरह कथन वगैरह होंगे, चेक जरूर करना आप इसको। अभी कथन दिए गए हैं, जॉन लोके निजी संपत्ति के सिद्धांत की एक मजबूत रक्षा प्रदान करता है। तर्क क्या दिए गए हैं, लोके का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत एक सीमित सरकार के पक्ष में है। तो ये सारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से उठाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ए और आर जो है दोनों सही हैं। आर ए के लिए जो है सही स्पष्टीकरण है, वर्ल्ड को लेकर के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया था। फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर किसने लिखा, तो ये लिखा है रिचर्ड रॉटरी ने। निम्नलिखित आधुनिक स्कॉलरों में से किसने सुझाव दिया कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बहुधार्मिक समाज में धार्मिक मान्यताओं पर विशेषाधिकार होना चाहिए, तो ये दिया है अकिल बिलग्रामी ने। इनमें से किस इतिहासकार ने काकटियोक के काल में क्षेत्रीय पहचान जो भाषाई एवं राजनीतिक संबद्धता में लीन हो गई की व्याख्या की है, तो ये की है सीथिया टाल्बट ने। बंगाल का नवाब बनने के उपरांत इनमें से कौन सा कदम था जो मीर कासिम ने नहीं लिया था, तो ये दस्तक का उन्मूलन उसने नहीं किया था। बाकी जो ऑप्शन देखिए, राजधानी से मुर्शिदाबाद से मुंगेर का स्थानांतरण उसने कर दिया था, और अपनी पसंद के लोगों को शामिल कर नौकरशाही का पुनर्संगठन किया था। सेना और कौशल एवं समता बढ़ाने हेतु उसका उसने पुनर्गठन किया था। ये सब किया गया था मीर कासिम द्वारा, जो प्लासी के बाद जो है बनता है नवाब। तो 23 देखिए, इनमें से किस बंगाल नवाब ने इजारदारों द्वारा रैयत से सीधा राजस्व वसूल किया, तो ये किया था सुजाउद्दीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बुक्स में हमें नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, तो ये किसी किसी बुक्स में ही मिलते हैं जो ऑथेंटिक बुक होती हैं। इनमें से किस इतिहासकार ने मेवाड़ में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच गोहिलों के बारे में लिखा है, तो ये लिखा है नंदिनी सिन्हा कपूर ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किन राजाओं की जानकारी देता है, दोस्तों ये देता है अशोक और समुद्रगुप्त, क्योंकि जो है प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर समुद्रगुप्त का भी उल्लेख मिलता है, और उसके नीचे जो है अशोक का विवरण है, और साथ में क्या है जहांगीर ने भी उसके ऊपर कुछ लिखवाया है अपने जो अकबर के शासनकाल में जब ये उठा लाता है उसको प्रयागराज में किले में जो इसको स्थापित करवाता है। 26 देखिए, अशोक के जो चित्र हैं प्रतिनिधित्व का पता किससे लगाया गया है, तो पोर्ट्रेट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बात हो रही है पोर्ट्रेट की, तो ये पता लगाया गया है कन्नागली से। कन्नागली से दोस्तों इसकी मूर्ति मिलती है अशोका की एक, तो अशोक के यहाँ पे पोर्ट्रेट चित्र की बात हो रही है, तो ये कन्नागली ही आंसर आएगा। यहाँ से इसकी मूर्ति मिलती है, जहाँ पे राजा क्या है, बीच में राजा है कोई जो जिसको अशोक बताया गया है, और साथ में यहाँ पे उसकी परिचारिकाएँ खड़ी हुई हैं जो उस पर हवा वगैरह कर रही हैं। 27 देखिए, मिलिंद पन्ना में किस राजा हम जो है राजा मिलिंद और किस बौद्धाचार्य के बीच बहस पाते हैं, तो ये नागसेन की और दोनों के बीच वार्तालाप है। और एक जो मिलिंद पन्नो है इसके अंदर है, और एक बुक और है जो एचटेट में पूछी गई थी, अवदान कलपत्ता, यह भी नाम आपको याद रखना है। अवदान कलपत्ता में भी जो है मिनांडर का जिक्र है। अवदान कलपत्ता एक बुक है, उसमें भी जिक्र है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और काफ़ी यूनिक सी बुक है, आपको कई कई जगह पे ये बुक मिलेगी पढ़ने में। निम्न में से नागरी आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे, तो नागरी जो आंदोलन है, मैंने भी इसको पहली बार सुना है, तो ये जो है राजा शिव प्रसाद जुड़े थे। क्योंकि हम क्या होता है ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते भी नहीं अगर हमारे सामने रहते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने दिखाया कि मैकाले के 1835 के प्रतिवेदन और बेंटिक के आदेश से पहले ही भारत में अंग्रेजी भाषा की बहुत मांग बढ़ चुकी थी, किसने दिखाया ये 1835 के प्रतिवेदन से पहले ही, तो ये दिखाया है रॉबर्ट ई फ्रैंकबर्ग ने। निम्न में से किस ईसाई धर्म प्रचारक ने महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काम किया था, कौन सा ईसाई धर्म प्रचारक था वो, तो C.F. एंड्रयूज़ का हमने कई बार पढ़ा है कि वो गांधी जी के साथ रहे हैं,
और इनको देश बंधु की भी उपाधि दी गई है, देश बंधु, जो चित्तरंजन दास की भी है। और इनकी दीन बंधु या देश बंधु, दीन बंधु हो सकती है दोस्तों, इनकी दीन बंधु होगी, चेक करना आप एक बार, क्योंकि मुझे दोनों में ही कन्फ्यूजन सी हो रही है अभी। निम्न में से कौन जो है 18वीं शताब्दी के मुग़ल कवि हैं? 18वीं शताब्दी के मुग़ल कवि जो है, 18वीं शताब्दी के जो विकल्प के अनुसार दिया गया है वो है ए और बी। तो मिर्ज़ा जो रफ़ी सौदा है और मीर तकी मीर जो है, ये तो फारुखसियार के टाइम में, रंगीला के टाइम में हुए हैं। मीर तकी मीर, रफ़ी मिर्ज़ा मीर जो सौदा है, इनका मैंने भी पहली बार नाम देखा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्री धन के अंतर्गत आता है? स्त्री धन के अंतर्गत जो है योत्ता काम आता है, योत्ता काम। और स्त्री धन जो शब्द का यूज़ हुआ है दोस्तों, ये जो है अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया है। नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें शतपथ और अर्थशास्त्र दोनों में से एक आंसर है। आप एक बार पुराना एग्ज़ाम चेक करना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया उसको देखे। तो ये याद कॉम भी आपको याद रखना है, याद कॉम जो ये दिया गया आंसर, तो स्त्री धन के अंतर्गत ये आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट को लेकर के ये याद कम, और वो क्वेश्चन आप ज़रूर चेक करिए। प्रारंभिक भारत के इतिहास में नागरिका का क्या प्रतिनिधित्व करता था? तो ये करता था शहरी जीवन। नागरिका का मतलब नागरिका दिया गया है यहाँ पे, तो ये नागरिका भी नागरिका हो सकता है। ये नागरिक भी बोलते थे, जो ग्रामों वगैरह के अंदर होता था। तो ग्रामों को उस टाइम में शहर टाइप ही माना जाता था। वाई सुब्बारायालु किस क्षेत्र पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं तमिलनाडु के ऊपर उन्होंने शोध किया है। वाई सुब्बारालु। सुद्राज सुंदर इन एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सुद्राज इन एंशियंट इंडिया जो है आर.एस. शर्मा की बुक है, इम्पोर्टेंट है हमारे एचपीएससी को लेकर के, या आप एचटेट को लेकर के। इस टाइप की बुक हमेशा पूछी गई है। एक जो है आर.एस. शर्मा की ही बुक अभी पूछी गई थी, जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, नगरों की सभ्यता या सभ्यताओं का नगर, कुछ इस टाइप की बुक थी। अंजुवनम का क्या अर्थ है? अंजुवनम का क्या अर्थ है? तो ये व्यापार गिल्ड, इम्पोर्टेंट एक टर्म आई है अंजू वनम, इंग्लिश में इसका नाम देखते हैं एक बार। अंजू वनम ही दिया गया है, तो काफ़ी अलग टर्म है, बुक में नहीं मिलेगी आपको, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए। जिनेजा रिकॉर्ड किस तरह के शोध को सक्षम करता है? तो ये करता है व्यापार का इतिहास। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक स्फीयर की हमारी समझ के लिए किस विद्वान का काम महत्वपूर्ण है? तो ये जर्गेन जो है ब्राह्म्स है, इसका कार्य। निम्न जातियों द्वारा एक वैकल्पिक और सशक्त इतिहास का निर्माण करने के लिए इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल गलत दिया गया है? तो ये दिया गया है, उन्होंने कहा कि वे मूल ब्राह्मण थे, तो ये यहाँ गलत दिया गया है। बाकी तीनों ठीक दिए गए। उन्होंने दावा किया कि वे किसान योद्धा थे, ये सही दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे भूमि के मूल निवासी थे, ये भी सही दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे स्वर्ण हिंदुओं द्वारा चालाकी से दबाए गए, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। आईन अकबरी किस पुस्तक का भाग है? तो ये अकबरनामा का भाग है, लास्ट पार्ट है ये उसका। औपनिवेशिक उत्तर भारत में निम्न में से कौन सी जो है हिंदी पत्रिका एक स्त्री पत्रिका नहीं थी? इंग्लिश में इसका पढ़ना वुमेन मैगजीन यानी कि स्त्री पत्रिका नहीं थी। तो इनमें से देखिए, जो सरस्वती है वो नहीं थी, तो ये गृहलक्ष्मी, चांद और स्त्री दर्पण जो है ये लेडीज़ के द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं थी। चांद, गृहलक्ष्मी और स्त्री दर्पण इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने कई बार पढ़ा है इसके बारे में। ये तीन की तीन आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ऐसे जो है हम भूल जाएंगे इस चीज़ को। इनमें से किस आंदोलन ने अच्युतानंद के रूप में एक प्रभावशाली नेता पाया? तो ये पाया था आदि हिंदू आंदोलन में। चरखीनामा के बारे में किसने पहली बार जिक्र किया है? तो ये रिचर्ड ईटन ने इसका जिक्र किया है। चरखीनामा अखबारुल जो अखियार है किस तरह की पुस्तक है? तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, मलफूजात नहीं है, दीवान नहीं है, तारीख नहीं है। तो अखबारुल अखियार जो है, इसके अंदर अगर आप चेक करते हो तो ये शायद जो है जो सूफी संतों वगैरह से रिलेटेड है, और इसके अंदर शायद उनकी जीवनियाँ वगैरह आपको मिलेंगी।
तो आप इसको फाइंड आउट ज़रूर कीजिए। अबुल फजल के भाई का नाम क्या था? तो ये अबुल फैज़ यानी कि फैजी जो था, फैजी, ये पूरा नाम उसका फैजी है, जो उसका राज कवि था अकबर का। दिल्ली थ्रू द एज के संपादक कौन है? इंग्लिश में देख, दिल्ली थ्रू द एजेस के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं R.E. फ्रैंकबर्ग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दिल्ली वाज नॉट द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि दिल्ली किस वंश की राजधानी नहीं थी? तो ये चौहानों की नहीं थी, तोमरों की तो थी। अनंगपाल तोमर जो थे पृथ्वीराज चौहान के मामा थे, जिन्होंने 1182 में जो है सियासन त्याग दिया था, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। और पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने सियासन त्याग दिया था। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने वहाँ पे शासन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो अपनी राजधानी थी उनकी, वहीं से ही शासन करते रहे। इसलिए चौहान यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तोमरों ने तो दिल्ली को बनवाया, तो उनकी राजधानी थी। खिलजी ने राज किया, तुगलकों ने तो किया ही है, तो इसलिए ये आंसर आया है। इन पुस्तकों की सूची के साथ इनको सुमेलित कीजिए। तो इंग्लिश की सारी बुक हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर एक बार देखते हैं। बी का 2 दिया गया है, यानी कि जॉन एस होली की है। कोलिंग्स ये थ्रे बॉडी, इंग्लिश में ही इसको देखेंगे। कॉलोनलाइजिंग द बॉडी जो है जॉन एस हेवले की है। और बी का दिया गया है 3, यानी कि 3 भक्ति वॉइसेस जो है इसकी बनेगी। और ए का 2 दिया गया है, ये ऊपर वाली जो है हमने गलत की है अभी। तो एक कॉलोनलाइजिंग द बॉडी जो है डेविड अर्नोल्ड की है। और सी का बनेगा 4, तो ज्ञान प्रकाश की है, बोधिन हिस्टोरियंस और एमा टॉर्ले की बन जाएगी फिर क्लोथिंग मैटर्स। तो आप चेक करना इसको दोबारा कि दोस्तों मैचिंग। जो वृद्धेश्वर मंदिर हमें पता है कि चोलों ने बनवाया था, और जो बदामी का चालुक्य मंदिर जो है ये लाडन खां मंदिर इन्होंने बनवाया है। और जो चंदेलों ने बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर, पूर्वी गंगों ने बनवाया था कोणार्क मंदिर। तो ये इसके राइट आंसर हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं बुक्स और उनके नाम। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, भाण भट्ट की है या जो है कालिदास की है रघुवंशम, अशोक घोष की है सौंदरानंद, और कालिदास की है रघुवंशम। कदम्बरी जो है ये भाण भट्ट की है। तो ये इसके राइट आंसर हैं। तो ये थे हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।